हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के निःशुल्क प्रिपरेशन कराए जाते हैं। अगर आप लोग भी प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हमारे इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिससे जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हमारे क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईवीएम एजुकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। जो गैलीलियो है इन्होंने क्या किया था, दूरबीन का खोज किया था। याद रखिएगा, दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। कोपरनिकस इन्होंने क्या बताया था, पृथ्वी जो है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अंतरिक्ष के केंद्र पर नहीं है करके बोला था। किसने? कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, केंद्र पर नहीं है करके किसने बताया था? कोपरनिकस ने। डार्विन्स ने क्या सिद्धांत दिया था? डार्विन ने सिद्धांत दिया था जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोगों के पास हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहते हैं। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था? डार्विन ने सिद्धांत दिया था जीवों के प्राकृतिक चयन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। याद रखिए, ज्वार भाटा ये खाने वाला नहीं है ना, ये समुद्र में उड़ता हुआ वाला है। इसी प्रकार जान लेते त्वरण। त्वरण इक्वल तो क्या होता है? याद रखिए, त्वरण का परिभाषा वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं। इसका यूनिट या इकाई पूछता है, आप याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? इसका इकाई जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। और आपके न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। बल इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका? द्रव्यमान एम इंटू एक्सीलरेशन मतलब ए, त्वरण। ठीक है, बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, या इसी को बोल सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वीय त्वरण का मान है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किसे? इसको जी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी प्रकार आपके एग्जाम में अगर पूछ देता है पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये क्या होता है? पृथ्वी का पलायन वेग होता है। और गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए त्वरण को बताया था अभी मैं, उसका यूनिट या मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो। देखिए ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान शून्य होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान क्या होगा? शून्य होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर भी याद रखिएगा, पृथ्वी के जो केंद्र है वहाँ पे जी का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर होगा? याद रखिएगा सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है।
ठीक है, ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट ये ऑलरेडी का क्वेश्चन बना हुआ है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखिए जी का मान शून्य कहाँ पर होगा, अंतरिक्ष में होगा या पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, दूसरा याद रख लीजिए क्या, ध्रुवों पर जी का जो मान है मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है, याद रखिएगा 8 होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होगा, 8 होगा। और चंद्रमा पर याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के मान का कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, चंद्रमा पर 1/6 होता है। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है इससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अभी ऊपर ही मैंने क्वेश्चन में बताया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये कहाँ पर सर्वाधिक होता है, ये ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। अंतरिक्ष में कितना होता है, 0 होता है। भूमध्य रेखा में कितना होगा, 8 होगा। और चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर जी बराबर 8 है ना, ये जी बराबर 8 का मान कहाँ होगा। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जी का मान जो है 8 कहाँ पर होगा, ये हमें बताना है। अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है, 8 होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, याद रखिए। ठीक है, चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 होता है। और अंतरिक्ष में क्या होता है आपका, 0 होता है। देखिए ऊपर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जी का मान है ना, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ न्यूनतम होगा, कहाँ 0 होगा, कहाँ सर्वाधिक होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, भूमध्य रेखा पर कितना होगा, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर भार पृथ्वी के 1/6 गुना हो जाता है। इसका आंसर सभी को पता ही होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार से कितना होता है, ये 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जी का जो मान है पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान बदलने से प्रभावित होने वाली राशि है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार। जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने से भार जो है प्रभावित होता है। भार को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट। वेट इक्वल टू क्या होता है आपका, याद रखिए, वेट इक्वल टू होता है आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये जो वेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जी का मान अलग होता है, अंतरिक्ष में जी का मान अलग होता है, और आपके चंद्रमा पर जी का मान अलग होता है। इस वजह जो चेंजेस होगा, ठीक है, जी का मान बदलता है तो भार बस वो राशि है जो चेंज हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं हो सकता। अब द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में मास बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी बारे में जान लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है या मास क्या होता है। मास जो है या द्रव्यमान जो है, ये क्या पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक, पदार्थ मतलब मीटर से मिलकर बना होता है। इसको बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, द्रव्यमान या मास को क्या बोल सकते हैं, पदार्थ की कुल मात्रा। इसको क्या बोल सकते हैं, पदार्थ की कुल मात्रा। पदार्थ की कुल मात्रा, याद रखिएगा, पदार्थ की कुल मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखिए। मास जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी वस्तु का मास जीरो है मतलब ये समझ लीजिए वो उसका द्रव्यमान नहीं हो सकता। ठीक है, किसी वस्तु का वो द्रव्यमान नहीं हो सकता अगर मास जीरो होगा तो। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका जो संवेग और घनत्व दिया है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। संवेग क्या होता है जान लेते हैं हम लोग। संवेग इक्वल टू क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं। इसी प्रकार घनत्व, घनत्व का फार्मूला आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखिए, घनत्व इक्वल टू क्या होता है आपका, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में क्या आ जाएगा आपका, आयतन, या इसी को बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व किसको बोलते हैं, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। यह हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, मास बाई वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है,
अब घनत्व को अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। आयतन में क्या होता है आपका, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आ जाता है। देखिए इसका घनत्व को समझने के लिए मैं दो बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग इसको घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबसे पहले एक गिलास में आप लोग पानी लीजिएगा, उसमें आप सरसों का ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। सरसों का जैसे भी आप ऑयल डालते हैं तो पानी में क्या होता है, वो ऊपर तैरने लगता है, मतलब ऊपर पोर्शन में आ जाता है वो, ठीक है। क्या आ जाता है, वो ऊपर पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ अगर जिसकी डेंसिटी हल्की होगी वो ऊपर क्या होगा, तैरने लगेगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होता है आयल से, और आयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होता है, इस वजह से जो सरसों का आयल ऊपर में क्या होता है, ये तैरने लगता है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, ठीक है। आप इसको घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक नॉर्मल वाटर का ग्लास लीजिएगा, ठीक है। एक साल्ट वाटर का ग्लास लीजिएगा, ठीक है। और उसमें क्या कीजिएगा, आप नींबू को, जो नॉर्मल वाटर है उसमें आप डाल कर देखिएगा तो नींबू जो है पूरा डूब जाएगा। लेकिन साल्ट वाटर में आप लोग नींबू को डालोगे तो क्या होता है, वो डूबता नहीं, ऊपर तैरने लगता है। इसका कहने का मतलब यह है कि साल्ट वाटर में जो नींबू का डेंसिटी है वो क्या होता है, कम होता है, इस वजह से वो तैरने लगता है। इन दोनों एग्जाम्पल को आप लोग घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, गति का प्रथम नियम। पेड़ हिलाने पर फल का गिरना, ये किसका उदाहरण है, आपका गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, जब तक उस पर हम लोग कोई बाह्य फोर्स ना लगाए तो, ठीक है। पेड़ को हिलाएंगे तभी तो फल गिरेगा ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी जो फल है वो गिर रहा है, ठीक। गति का नियम, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम ये क्या बताता है, हमें फोर्स के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। याद रखिए, या इसी को बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, गति का द्वितीय नियम। क्या बताया, संवेग परिवर्तन की दर बताता है द्वितीय नियम। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग द्वितीय नियम का। जब तेज़ी से आती हुई गेंद को हम लोग कैच करते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ जो है पीछे की ओर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, उसका संवेग को कम करने के लिए। किसको, उसके संवेग को कम करने के लिए हम लोग हाथ को पीछे ले जाते हैं, ताकि जो गेंद है अच्छे से हम उसको पकड़ सकें। गति का तृतीय नियम, इसको तो आपको पता ही होगा। गति का तृतीय नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे पानी में तैरते हैं, ठीक है। आप अपना हाथ पैर को जितना मारेंगे पानी पर, उतना ही आप लोग क्या होगा, तैरने तैरने लगेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब जितना क्रिया करें उतना ही प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है, किसका, गति के तृतीय नियम का, ठीक है। या ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है, ये भी इसका तृतीय नियम का उदाहरण है। फैराडे ने क्या नियम दिया था, इन्होंने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ जाना किसका उदाहरण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय नियम, ठीक है। गति का तृतीय नियम के अनुसार नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ चला जाना, ये किसका उदाहरण है, गति के तृतीय नियम का। देखिए आप नाव से कूदते हैं, मतलब नाव में चढ़े हुए हो, ठीक। जैसे ही आप कूदने का प्रयास करते हैं, मतलब आप नीचे की ओर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तभी तो आप कूद पा रहे हो ना। हाँ, तो जितना नीचे आप प्रतिक्रिया दोगे, ऊपर ही क्या देगा, आपको भी क्रिया मिलेगा वो, ठीक है। ये गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जितना आप नीचे क्रिया दोगे, प्रतिक्रिया बल ऊपर फोर्स आएगा, तभी आप अच्छे से कूद पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय नियम। रॉकेट का जो उड़ना है ये किस नियम पर आधारित है, ये गति के तृतीय नियम के पर आधारित है। देखिए रॉकेट को उड़ना, जब रॉकेट जैसे उड़ता है तो नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ठीक है, तभी नीचे क्या हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है। याद रखिए, मतलब जितना वो क्रिया लगाएगा उतना ही प्रतिक्रिया बल उसका ऊपर की ओर कार्य करेगा, तभी रॉकेट जो है उड़ पाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको आंसर।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है तो याद रखिएगा चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है आपका 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का अगर पलायन वेग पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर पृथ्वी का पलायन वेग पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट को भी याद रखिए क्या आता है, ये किलोमीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, ना कि मीटर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है ये हमें बताना है। अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना होता है इसका 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चंद्रमा का पलायन वेग होता है और पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, अगर पसंद नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यदि कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु गिराई जावे तो वह वस्तु, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यान के साथ चलेगी। मतलब कृत्रिम उपग्रह से कोई भी वस्तु को हम लोग गिरा देते हैं तो वस्तु क्या होगा, जो यान है वो चल रहा है उसी के साथ ही वो एक साथ चलेगी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा दूरसंचार उपग्रह का परिक्रमण काल है। हमें ये बताना है दूरसंचार उपग्रह का जो परिक्रमण काल है ये कितना होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। ठीक है, दूरसंचार उपग्रह का जो परिक्रमण काल है ये 24 घंटे का होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तुल्यकाली, याद रखिए तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का जो आवर्तकाल है ये कितने घंटे का होता है, तो भी याद रखिए कि ये 24 घंटे का होता है। ठीक है, दूरसंचार उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है, या तुल्यकाली उपग्रह का जो आवर्तकाल है ये कितने घंटे का होता है करके आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 24 घंटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, जिसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अभी ऊपर मैंने इसको बताया है। क्या हो जाएगा ये 24 घंटे। तुल्यकाली उपग्रह का जो आवर्तकाल है कितना होता है आपका 24 घंटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जावें तो जी का मान, जी का मान क्या होगा, आपको अगर क्वेश्चन पता होगा ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है सर्वाधिक होता है। मतलब क्या होगा जी का मान जो है ये बढ़ेगा। यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है ये बढ़ता है। इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है जी का मान जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा ध्रुवों पर जी का मान जो है सर्वाधिक होगा तो आप इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा उपग्रह में बैठा व्यक्ति का भार होगा, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। उपग्रह में बैठा व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। याद रखें, क्योंकि उपग्रह में जो जी का मान है ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय फोर्स नहीं होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 गुरुत्व। ठीक है, अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव हमें 0 गुरुत्व के कारण होता है। क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष में क्या, अंतरिक्ष हो गया या उपग्रह हो गया, यहाँ जी का जो मान है क्या होता है ये 0 होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है वहाँ अंतरिक्ष में हो गया या उपग्रह में हो गया या पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, अंतरिक्ष में, उपग्रह में और पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, जहाँ अंतरिक्ष आप समझ सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में मतलब क्या हो जाएगा गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपका जो उपग्रह के बारे में बात करेगा तो भी जी का मान जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाने पर उसका भार कम होगा, भार ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा या द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार क्या होगा उसका कम होगा। 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में, ठीक है, ले जाते हैं तो उसका जो भार में क्या होता है कमी आता है, क्योंकि ऊपर में जी का जो मान है वो अलग रहेगा और नीचे में चले जाएंगे तो इसका जी का मान क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में जी का मान क्या होता है बढ़ जा रहा है और नीचे में क्या हो रहा है जी का मान जो है कम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 समान आकार वाली लोहे और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमें ये बताना है 2 समान आकार वाली लोहे और लकड़ी की गेंद को हम लोग नीचे गिराते हैं, ठीक है, समान ऊंचाई से अगर नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसका समय कितना लगेगा ये बताना है हमें। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः समान। ठीक है, क्या होगा दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरेंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 अलग अलग वजन की समान आकार की गेंद निर्वात में गिराते हैं तो नीचे पहुंचने में समय कितना लगेगा ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः समान। ठीक है, 2 अलग अलग वजन की समान आकार की गेंद, सेम आकार है लेकिन वजन थोड़ा अलग अलग है, उसको निर्वात में गिराते हैं तो नीचे पहुंचने में उसका समय कितना होगा लगेगा उसको समान लगेगा दोनों को। ठीक है, पूर्णतः समान समय लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी। अगर आपको पता होगा चंद्रमा पर जो गुरुत्व बहुत कम होता है इस वजह से क्या होता है वो हमें सुनाई नहीं देता। ठीक है, क्या होगा ये कभी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चंद्रमा पर बम का विस्फोट होता है तो पृथ्वी और हमें सुनाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि वहाँ गुरुत्व बल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इस वजह से हमें क्या होता है वो सुनाई नहीं देता। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी आधी कर दी जाए तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 129 दिन। यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी को हम लोग क्या कर देते हैं आधे कर देते हैं तो 1 वर्ष में कितने समय होंगे, याद रखिएगा 129 दिन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप एग्जाम में बन सकता था वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको करा दिया हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।